अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत, मेरे साथ हैं गजल अशरफ। एक नई सुबह, नई सोच, नए ख्वाब लिए, नए वलवले और जज्बे के साथ हम आपको कहते हैं खुश आमदीद। लेकिन अगर खबरों की बात की जाए गजल, तो कोई हौसला अफजा खबरें नहीं हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी की बात की जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। रात को 1:30 बजे वजीर इत्तलात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे थे कि 24 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगले 24 से 48 घंटे में इंडिया दरअंदाजी कर सकता है, वो जंग मुसल्लत कर सकता है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को गजल वो ये बताते हुए नजर आए कि देखिए पाकिस्तान जंग को इनिशिएट नहीं करेगा, लेकिन हम ईंट का जवाब इस दफा पत्थर से देंगे और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। रात को 1:30 बजे अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसके अंदर कंक्रीट एविडेंस भी जरूर हुआ। एग्जैक्टली उन्होंने कहा है कि ये इंटेलिजेंस की तरफ से इत्तलात है, लेकिन एग्जैक्टली उनके क्या वर्ड्स थे आपको वो सुनवाते हैं, सुनिएगा। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। तो ये थे अता तारड़ साहब। जिस तरह मैंने आपको बताया, गजल ने भी आपको बताया कि रात को 1:30 बजे या 2 बजे अगर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हालात खराब हैं। इसी हवाले से कल एक बहुत ही भारी भरकम किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली है ISPR की जानिब से। DG ISPR ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे इल्जामात भी लगाए भारत पे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जासूस हैं उनको पकड़ा गया। नहीं थे, वो रियलिटी थी। हाँ, रियलिटी मतलब कि जवाब दिया गया। भारतीय जो क्या कहते हैं जासूस, उनको पकड़ा गया। उस हवाले से उन्होंने बड़ी डिटेल में चीजें बताई और बताया कि किस तरह से उनके जो आर्मी के लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। लेकिन एग्जैक्टली उनकी क्या बातें थी वो आपको सुनवाते हैं, पहले सुन ले फिर उस पर बात करेंगे। इंडिया एज स्टेट is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan, जिसमें explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. 25 April, Indian trained, is a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. इसके पास से एक आईडी तकरीबन 2.5 kg की बरामद हुई, 2 मोबाइल फोन्स थे, वहां थे 10 लाख रुपए कैश। जी, तो ये ISPR के DG की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे जो कि तमाम सबूतों के साथ वो कल मीडिया के सामने पेश हुए और भारत की जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसको उन्होंने पूरा एक्सपोज करने की कोशिश की। बिल्कुल, देखे ना, उन्होंने ये भी कहा है कि आज तो खैर 8 दिन हो गए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की गई थी। उन्होंने कहा कि 7 दिन गुजर गए हैं लेकिन कोई शवाहिद, कोई सबूत भारत नहीं दे सका है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसके जो है वो बरक्स हम लोग तमाम तर सबूत पेश कर रहे हैं कि किस तरह भारत इन्वॉल्व रहा है। लेकिन इसके साथ इंडियन जो एजेंट्स हैं, इंडियन एजेंट्स के हवाले से कुछ कहा उन्होंने, वो भी जरा सुन लेते हैं। This is what you call state-sponsored cross-border terrorism. The terrorists operating in Balochistan, and we have credible intelligence for that. The Fitna al-Khawarij and the independent terrorist cells, जिस तरह का ये आपके सामने पेश किया मैंने, to increase their activity. उसकी मैनिफेस्टेशन आपको नजर आई, the Indian state-sponsored cross-border terrorism. ये है जो वेज की हुई है इंडिया ने, and that's why we come and we tell you. अच्छा जी, तो ये देखें कि किस तरह से DG ISPR ने एक्सपोज किया है इंडियन के जो एजेंट्स हैं, जिस तरह से उनकी आर्मी इन्वॉल्व है। और आपको ये भी बताएं कि कल उनके 3 स्टार जनरल को भी ओहदे से हटा दिया गया है। हालांकि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ये इनसाइड जो है वो दहशतगर्दी का वाक़या है, ये इनसाइड जॉब है और हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन मोदी हुकूमत इतनी बौखलाहट का शिकार है कि उन्होंने अपने 3 स्टार जनरल को ओहदे से हटा दिया गया और उनके फिर उनके हवाले से उनको ब्रीफ भी किया जा रहा है। और आप देखें कि जिस तरह से कल, मतलब जिस तरह से हमने पूरी एक DG ISPR की तरफ से एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बताया गया कि क्या कुछ है, किस तरह से एक्सपोज किया गया तमाम तर चीज़ों को। और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स है, लेकिन पलवशा खान जो सेनेटर पीपल्स पार्टी हैं उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट आई है, वो पहले सुन लें। वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट
उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सालार आसिम मुनीर देगा। चलें जी, ये पलवशा खान है जो कि बाबरी मस्जिद की ईंट के हवाले से बात कर रही है, जिसको शहीद कर दिया गया था अनफॉर्चुनेटली। और इसके अलावा भी गजल बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो कि चल रही हैं। स्पेशली अगर क्रिकेट के मैदान में बात की जाए तो जो हमारे सुपरस्टार्स हैं और इंडियन सुपरस्टार्स हैं उनके दरमियान भी मुकाबला जारी है। शाहिद अफरीदी की एक पोस्ट के जवाब में शिखर धवन ने उनको कारगिल याद दिलाने की कोशिश की कि कारगिल में भी आप हारे थे। ने भी कहा ना, आओ मैं तुम्हें चाय पिलाता हूं। और वो नहीं, वही मैं बात बता रहा हूँ कि जब वो कारगिल की बात कर रहे थे तो शाहिद अफरीदी ने जो ये बताया ना कि आओ तुम्हें चाय पिलाएं, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। उसमें शाहिद अफरीदी आपको पाकिस्तान आर्मी की जर्सी में नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक कप पकड़ा हुआ है और उस कप के साथ उन्होंने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में शिखर धवन को कहा, तुम कारगिल को याद ना करो, 71 को याद ना करो, उससे पहले वाली जंग को याद ना करो, तुम आओ मैं तुम्हें चाय पिलाता हूं। उनको एकदम से 2019 याद करवा दिया, जो फाइनल हमारी इंडिया और पाकिस्तान की जो एक सबसे बेहतरीन मीम है ना, वो यही है कि आओ तुम्हें चाय पिलाएं, या चाय इज फैंटास्टिक या चाय वाज फैंटास्टिक। ये शाहिद अफरीदी साहब का बयान था जो कि शिखर धवन के हवाले से था। उन्होंने उनको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया। और इसके अलावा भी गजल अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात की जाए ना, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी प्रेशर इस वक्त इंडिया के ऊपर बढ़ रहा है। स्पेशली हमारे इंटरनली भी इंडिया के ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। हमारे पड़ोसी की बात की जाए, हमारे पड़ोसी चाइना की बात की जाए या फिर तुर्की की बात की जाए, उन्होंने ऑलरेडी अपना जो वजन है वो पाकिस्तान के पलड़े में डाल दिया है और उनके मुताबिक वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। और ये पाकिस्तान के लिए काफी खुशाइंद है कि कम से कम खित्ते की दो बड़ी ताकतें, जो करीब ताकतें हैं, वो अमेरिका वाली या फिर वो दूर वाली ताकतें नहीं, करीब वाली ताकतें हमारे पलड़े में। आपने इंटरनेशनली प्रेशर की बात की है, लेकिन इंटरनली प्रेशर की मैं जिस बात करी थी वो ये था कि कल ही जो उनके एक सीनियर लीडर हैं जिनका ताल्लुक जनता दल एक पार्टी हुआ करती थी, उसके प्रेसिडेंट थे वो, लेकिन उसके बाद वो जम हो गई, वो बीजेपी बन गई। उसके लीडर ने भी कहा मोदी सरकार से फौरी तौर पर इस्तीफा देने के लिए कहा कि आप इस्तीफा दे दें। लेकिन ये इतनी कोई भारी खबर नहीं है अगर इंडिया के उसमें देखी जाए। लेकिन अभी इस हालात में, इस तनाजुर में इंडिया के किसी भी लीडर का, ऐसे सीनियर लीडर का मोदी के खिलाफ खड़े होकर ये कहना कि आप इस्तीफा दे दें, तो ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसको शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कल भी आपको पता है कि भारत इतना बुखलाहट का शिकार है कि कल भी क्वाड कॉप्टर जो है 2 मार गिराए पाकिस्तान आर्मी ने, और जो कि जासूसी कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर। और फिर एक वाकया हुआ कल सुबह 11 बजे, एक क्वाड कॉप्टर को नीचे गिराया गया, और एक वाकया हुआ शाम को। और फिर उसी दौरान बीच में DGISPR की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई। फिर रात को अताउल्लाह तारट ने भी बात की इस हवाले से कि 36 से 24 घंटे अगले बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भारत जो है वो एक केस बना रहा है पाकिस्तान में हमला करने के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने तमाम सरहदों का भी तयन कर लिया है कि किस तरह से उनको मुंह तोड़ जवाब देना है, और इसकी सलाहियत हम रखते हैं। आपको याद होगा कुलभूषण यादव वाला केस है, और मैं तो यही कहूंगी कि वो हम सबको याद है जिस तरह से उन्होंने एक नेटवर्क बनाया, फिर उसको हम एक्सपोज हो गए वो, और जिस तरह से वो कर रहे थे पाकिस्तान में जासूसी। ये ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिससे इंडिया समझ सकता है, लेकिन वो समझ नहीं रहा है। इस तरह की जब आप हरकतें करते हैं तो ये पूरे खित्ते को मुतासिर करेगा, हम तो यही कह दुरुस्त कह रही है गजल आप। और इसी हवाले से अब बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजिया निगार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, मच हो जानेगा। सबसे पहले तो DGISPR की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, उनकी जानिब से बहुत सारे वैलिड पॉइंट भी सामने रखे गए। जिस तरह उन्होंने कहा कि 7 दिन गुजर चुके हैं इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को, भारत की जानिब से कुछ भी सामने नहीं लाया गया। और उसके अलावा भी जेलम से जो लोग भारतीय लोग गिरफ्तार हुए, भारतीय दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, इस हवाले से भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का केस, पाकिस्तान के केस को एक मजबूत केस समझा जाता है, आपकी क्या राय है? देखें, पाकिस्तान का आप प्रोफेशनल देख लें, DGISPR ने अगर इल्ज़ाम लगाया तो उसके कॉन्क्रीट प्रूफ दिए। उन्होंने पूरी ऑडियो कैसेट्स, जो रिकॉर्डिंग है, जो हैंडलर्स, जो एग्जीक्यूटिव आपस में बात कर रहे हैं, सूबेदार सिकंदर सुकुंद्रा है, सूबेदार मेजर, वो उसके मेजर सदीक, उसकी बात हो रही है, अमित हवलदार है, सबकी बातें बताई हैं। कैसे उसको IEDs इस्तेमाल करने का तरीका बता रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, 1,80,000 पहले दिए है, फिर उसको और पैसे 6 लाख देने थे, वो काम नहीं कर सका। फिर कह रहे हैं कि आपने ऐसी जगह धमाके करने जहाँ ज्यादा कैजुअल्टीज ऑफ सिविलियंस, दे आर इनह्यूमन एनिमल्स, लेट मी टेल यू। और फिर उसके बाद 7 दिन में एक भी प्रूफ अभी तक नहीं दिया कि ये 4 जो दहशतगर्द जिसको ये कहते हैं वो इंडियन यूनिफॉर्म में लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर कैसे दूर थे। क्या इन्होंने कोई सुलेमानी टोपी पहनी हुई थी?
ये सिक्योरिटी कैमरास में जितनी चेक पोस्ट हैं, 7 लाख फौज की मौजूदगी में किस तरह वहां पहुंचे, कैसे ऑपरेशन, और फिर गायब भी हो गए। आई मीन ये सारे आंसर, ये अब आंसर इंटरनेशनल मीडिया इनसे कर रहा है, ये आंसर इनके ऑपोजिशन लीडर्स कर रहे हैं, ये आंसर वहाँ की पब्लिक कर रही है। जितने मॉडरेट समझदार हमारे वहाँ हिंदू हैं वो इनके सवाल कर रहे हैं, जो जिनके जो मारे गए उनके लवाहिकीन ये सवाल कर रहे हैं, कश्मीरी लोग सवाल कर रहे हैं, और फिर उनकी फौज वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पर भूखी मर रही है, छोड़ दिया ला के उनको, वो खुद कह रहे हैं हमारे पे ना खाने पे के लिए ना पीने के लिए, हमें तो जो ये कश्मीरी दे देते हैं वो खा रहे हैं। इनके नॉर्दर्न कमांडर जो थे उनको उन्होंने सैक कर दिया है, जो 15 और 16 कोर कमांड करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट कश्मीर में फोर्सेज हैं इनकी, उन्होंने कहा जी कि मुझे ज्यादा अगर करेंगे तो मैं सारे इनके पोल खोल लूंगा। क्या क्या ये किस तरीके से कश्मीरों में जुल्म कर रहे हैं, उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके घर रेस कर रहे हैं, उनके इत्तेसाल कर रहे हैं। उसके बाद जो जो इन्होंने स्टेट ड्रामे किए मैं सारे पोल कर दूं, इनका मुंह काला हो जाए। अब इस नरेंद्र मोदी की शक्ल देखें तो ये रोने वाला हुआ है, क्योंकि ये अब पकड़ा गया, इसकी चोरी पकड़ गई, चारों चोरों का जो टोला है दहशतगर्दों का, ये अब ये सब कुछ कर रहे हैं। एंड देन दे हैव अ गट्स टू टॉक अबाउट आवर चीफ आर्मी स्टाफ जनरल असिम मुनीर जी, मेजर गौरे बार 4 साल की इसकी नौकरी है, टिटली बिटली मेजर है, एबीसी फौज की नहीं पता, ये एक आर्मी पोस्टल यूनिट है, उसमें ये डाकिए का काम करता रहा। आप बताएं इसको क्या पता फौज के बारे में? ये ऐसे अल्फाज करे, ये आइंदा मेरे कभी हाथ है मैं इसकी जुबान खींच लूं इस इडियट की, जिस तरीके से ये बात करता है और शो कैसे करता है जैसे 3 स्टार जनरल फौज का वहां फिर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बड़े, अब इंडिया की मॉरल ग्राउंड खत्म हो गई है। इनको अब ना पब्लिक सपोर्ट है, ना मीडिया सपोर्ट है, ना इंटरनेशनल मीडिया सपोर्ट है, इंटरनेशनल जो लोग गम कंट्रीज है उनकी सपोर्ट है। अब ये कुछ नहीं कर सकते। अब इनको चाहिए पाकिस्तान के आगे हाथ जोड़े जी, हमारे माए बाप हमारे गलती हो गई, हमें ये नहीं करना चाहिए, आइंदा के लिए हम एहतियात करेंगे। और साथ ही अमित शाह रिजाइन करे और नरेंद्र मोदी रिजाइन के घर जाके बैठे। और बिल्कुल इंडिया बिल्कुल की हारिस साहब आवाम, आपने दुरुस्त फरमाया, एक्सपोज तो हो चुकी है मोदी हुकूमत और एक्सपोज मजीद भी हो रही है, चाहे वो इंटरनेशनली हो, और इनको जिस तरह से इंटरनली प्रेशर भी है। क्या समझते हैं, कल हमने 2 क्वाड कॉप्टर्स गिरा दिए भारत के, हमने एक नॉन प्रोफेशनलिज्म का जो है उनको थप्पड़ मारा। पाकिस्तान की प्रोफेशनलिज्म से किस तरह और कब सबक सीखेगी ये इंडिया की नॉन प्रोफेशनलिज्म जो हरकतें हैं? देखें ये कितने स्टूपिड है मुझे बताएं। इन दे नो कि वी आर हाई अलर्ट। आप कॉप्टर उड़ा देते हैं, एक भिमरगेरी में मारा जाता है, एक सतवाल सेक्टर में गिरा देते हैं, फैंटम 4 टाइप है, रिकॉनेसेंस के फोटोग्राफी करते हैं। व्हाट आर यू गेनिंग? आई मीन ये इस वक्त इतनी घबराहट का शिकार है, इतनी बुखलाहट का शिकार है, इतने परेशान है कि अपने कौम को क्या जवाब दें। इलेक्शन बिहार का, उसके लिए इन्होंने स्टेट ड्रामा किया है, और अपने जो ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री बनी हुई उसके लिए किया है। ये इस वक्त मेरे अनकरीब अब देखेंगे पूरे इंडिया में इनके खिलाफ मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे 7 सिस्टर ट्रेड वो इनके खिलाफ है, क्रिश्चियन इनके खिलाफ है, मणिपुर में सिख इनके खिलाफ है। अभी आपने देखा कि इन्होंने कश्मीर में एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रेजिमेंट और एक सिख रेजिमेंट में फायरिंग हुई है, 5 सिख इन्होंने मार दी। अब वो सिख जो है ना वो इनका बदला लेंगे, इनको सब लग पता जाएगा। ये खुदकुशी रेट इनकी फौज के सबसे ज्यादा, इनको अवाम फौज को अपने कमांडर पर ट्रस्ट नहीं है। जिस फौज को अपने फौज कमांडर पर ट्रस्ट ना हो, फौज कभी लड़ नहीं सकती। वो फौज सिर्फ लाते औरतों बच्चों बूढ़ों को मार सकती है। तो आई थिंक मेरा मशवरा है, डोंट डू एनी मिस एडवेंचर। अगर आपने पाकिस्तान की मैलीनेस देखा, आपकी आंखें निकाल देंगे। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि क्योंकि अब रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, रात को 1:30 बजे अता तारड़ साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उनके मुताबिक 24 घंटे और 48 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माय क्वेश्चन इज कि क्योंकि आप फौज का हिस्सा भी रहे, हम कितने ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, हमारी फौज कितनी प्रिपेयर्ड है, वार की प्रिपरेशन किस हद तक है, और क्या हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब, बिल्कुल हमें सबको पता है कि हम देंगे भी इनका जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन आप इसमें हमें क्या क्या बताएंगे कि हमारी तैयारियां किस तरह की हैं? पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री फोर्स टोटल अलर्ट है। तमाम कॉन्टीजेंसीज हमने ली हुई हैं। वी आर फुली प्रिपेयर्ड। और अगर इन्होंने कोई मिस एडवेंचर की, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर ये जहाज लाएंगे, वो जहाज वापस नहीं जाएंगे, और जहाँ से उड़ेंगे वहाँ से धुआं उठता हुआ नजर आए। अगर मिसाइल फायर करेंगे
तो उस पर 10 मिसाइल जाएंगे और वहां पर धुआं उठता हुआ नजर आएगा। अगर ये ग्राउंड पे करते हैं तो वो इनको ऐसी मार पड़ेगी कि याद रखेंगे। इस वक्त ना इनका ट्रुप्स का मोरल हाई है, ना इनके मॉरल ग्राउंड्स हैं, ना इनको इंटरनेशनल सपोर्ट है, ना इनको कोई और सपोर्ट। इसलिए मेरे ख्याल में अब ये कुछ नहीं कर सकते और ये अब सिर्फ राम राम करें और पाकिस्तान से हाथ जोड़ के माफी मांगी कि हमारी से गलती हुई है। बिल्कुल एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से वो कह रहे थे कि हमारी जिस तरह से तैयारियां हैं भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की, वो हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर हैं, बेशक आप 10 मिनट में जंग करा लें। इसी हवाले से हम मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हुमा बकाई साहिबा, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए हुमा साहिबा। सबसे पहले तो जिस तरह से आप कशीदगी सबसे को पहले तो सलाम दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी सही। अच्छा उमा साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं कि हम जो कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं इसमें शिद्दत आ रही है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और कल जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई, रात को अताउल्लाह तारड़ साहब ने गुफ्तगू की, DGISPR की कॉन्फ्रेंस हो गई, फिर क्वाड कॉप्टर्स जिस तरह से गिराए, फिर 3 स्टार जनरल्स को जिस तरह से ओहदे से हटा दिया। इंडिया क्या कर रहा है और इसके नताइज आप कैसे देख रही हैं? खित्ते को किस तरह से मुतासर कर सकती है ये सारी सूरत हाल? गुजारिश है जी कि मैं नहीं अग्री करती उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात हैं इस वक्त वो लो पर हैं, बहुत लो पर हैं। बिल्कुल। और दोबारा तो रिपेयर बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इनिशिएटिव इंडिया ने लिया है वाटर वॉरफेयर के हवाले से, अगर वहाँ एस्केलेशन होती है तो पाकिस्तान का जो डिफेंस डॉक्ट्रिन है वो है जी डिफेंसिव ऑफेंसिव। हम जंग की शुरुआत नहीं करते, लेकिन अगर जंग हम पे थोपी जाए तो फिर हम बिल्कुल बराबर का जवाब देंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है जहां इंडस वाटर ट्रीटी को अबायंस में होल्ड किया गया है, वो दर हकीकत एक एक्ट ऑफ वॉर है। ये वाटर वॉरफेयर है जिसकी इंडिया ने शुरुआत की है। अगर यहाँ एस्केलेशन होती है तो बिल्कुल जंग शुरू हो सकती है। तो पिछले 2 दिन में खबर आई है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है हमारा, उस पर भी मसाइल हैं, वहां पे भी थोड़ा हीटअप हुआ है, तो वो हीटअप भी फिर एस्केलेट हो सकता है। पाकिस्तान ने सिर्फ एक रेड लाइन ड्रॉ की है, वो ये है कि अगर आप पानी की जारियत करेंगे, आबी जारियत करेंगे, तो फिर पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो यूनाइटेड नेशंस में हमने आखिरी बात की है उसमें हमने वक्त ये बताया है कि जो जाफर एक्सप्रेस से हमला हुआ था, वहाँ जो लोकल सेक्शंस थे उनको एक्सटर्नल सरपरस्ती थी। वो एक्सटर्नल सरपरस्ती जाहिर है कि इंडिया की थी, और हमने ये भी कहा है कि हमारे पास उसके वाज़ेह सबूत है। उसके साथ साथ हमने इंडिया से कहा है कि अगर आपके पास कोई सबूत है कि पाकिस्तान किसी टेररिज्म में मुलव्वस था कश्मीर में, तो हम इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। इसका जाहिर है इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया। इंडिया तो जर्नलिस्ट के लिए कश्मीर नहीं खोलता, अपने जर्नलिस्ट के लिए कश्मीर नहीं खोलता, फिर से इंडिया किसी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए हाँ कह सकता है। मेरा जाती ख्याल ये कि इंडिया ने हर सेवाएं पे वो भी शुरू की थी जो मोदी गवर्नमेंट हमेशा करती है इलेक्शन से पहले। बिहार में आपको पता है बड़े क्रिटिकल इलेक्शन हो रहे हैं, और क्योंकि अब की उन्हें कामयाबी नहीं मिली, उनको ना वो इंटरनेशनल डेलीगेशन मिली ना लोकल डेलीगेशन मिली, क्योंकि इंडिया में भी लोग सवाल उठा रहे हैं, न सिर्फ कश्मीर में बल्कि कांग्रेस और दीगर जमातें भी सवाल उठा रही है कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर कैसे हो सकता है, जबकि इस जगह पर पहले भी हमला हो चुका है। इसका तो मेरी गुजारिश है कि इंडिया ने शुरुआत तो की है लेकिन इस पर चल नहीं पाया। ठीक हो गया हुमा बकाई साहिबा, थैंक यू सो मच। एक तरफ आपने ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की राय सुनी, दूसरी जानिब हुमा बकाई साहिबा की राय सुनी। दोनों ही एक दिफाई तजिया निगार हैं, एक बैनुल-अक़वामी तजिया निगार हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर पे महारत रखती हैं हुमा बकाई साहब। उनके मुताबिक तो गज़ल वो ये कह रही हैं कि मुझे जंग होती हुई नज़र नहीं आ रही, हल्का फुल्का रिटेलिएट होगा, बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन होगी वो एक्सपेंड होने का उनको खतरा नजर आता है। लेकिन दूसरी जानिब जो मैंने आखिरी सवाल किया था ना, डेट वाज उसका जवाब
बड़ा इंटरेस्टिंग था हारिस नवाज साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि अगर वो एक मिसाइल फेंकेंगे तो यहाँ से 10 मिसाइल जाएंगे और हम वॉर के लिए प्रिपेयर भी हैं। बिल्कुल, अगर ये दिन वॉर रात होती है ना तो हाई टेक वॉर होगी। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास बहुत जबरदस्त है और टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात करें तो बहुत ऐसे मिसाइल हैं जिनकी रेंज इंडिया तक मौजूद है और जिस तरह से वो हमले कर सकते हैं आपको शायद इसका नहीं है अंदाजा और इंडिया वालों को भी शायद नहीं है और वो इतना ज्यादा पैनिक कर चुके हैं। आप इस वक्त सोशल मीडिया पे जंग देख सकते हैं किस तरह से जारी है, एक दूसरे को हरास किया जा रहा है। मैं फिर ये बात करूंगी कि एक न्यूक्लियर पावर दोनों ममालिक हैं, अगर इस तरह की ओछी हरकतें, गैर जिम्मेदाराना हरकतें इंडिया करता है तो इससे ये नहीं है कि इंडिया इफेक्ट नहीं होगा बल्कि इम्पैक्ट इंडिया को भी जाएगा। और उसके बाद फिर जो हमने कल भी खबर शेयर की थी कि तमाम न्यूज़ चैनल्स को इंडिया में उनकी नशरियात बंद कर देना, शायद मतलब इससे आप क्या कर रहे हैं, एक साइड का सच बताना चाहते हैं, हमारे चैनल को आपने वहाँ की नशरियात बंद कर दी क्योंकि हम सच बता रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ऐसा करके मतलब अगर हम भी ऐसा करें तो फिर फर्क कोई नहीं रह जाएगा क्योंकि हमने तो दोनों साइड का बयानिया सुना है। मैं समझता हूँ कि गजल एक चीज दुनिया को भी ये रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान फलस्तीन नहीं है और पाकिस्तान यूक्रेन नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया की कैपेबिलिटीज में बहुत फर्क हो सकता है, जमीन आसमान का फर्क भी हो सकता है। उनका मुल्क 5 गुना बड़ा है, हमारा मुल्क छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास इक्विपमेंट है, उसमें कोई फर्क नजर नहीं आता और इंडिया को मुंह की भी खाना पड़ सकती है। खवातीन वज़ात, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरी जिसके हवाले से हमने डिस्कस किया। इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे लेकिन यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।